everyone. I hope all are fine. बड़े मुरझाए हुए से उदास से चेहरे हैं, ऐसे पत्रकार बनोगे क्या यार? ऐसे नहीं होता है। जरा जोर से एक बार ताली बजा के बताओ कितना जोश है। बहुत चुनौतियां बाकी हैं जिंदगी में, अभी ये तो शुरुआत है। अभी से अगर आवाज़ धीमी हो गई, अभी से जोश ठंडा पड़ गया तो आगे जाके क्या करोगे? तो ये अपने दिमाग में ज़रूर रखना है। पहले तो ये बताइए कि आर यू एंजॉइंग ऑल सेशंस? आवाज़ तो ये भारतीय विद्यापीठ के स्टूडेंट्स की तो नहीं हो सकती। जोर से बोलो, आर यू एंजॉइंग? वेरी गुड। तो ये बताइए सबसे पहले कि भाई वाकई में दिल से पत्रकार किसको बनना है? रेज योर हैंड्स प्लीज। हाँ, अच्छा, अलग अलग कोर्सेज के बच्चे आई गेस यहाँ बैठे हुए हैं, सभी तरह के आई गेस। इज इट बीजेएमसी? मोस्टली बीजेएमसी हैं और हाथ सिर्फ 3 लोगों ने उठाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं धीरे धीरे लोगों का जोश कहाँ तक जाता है। वेल, ये बताइए कि पत्रकारिता में बहुत सारे चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन हम अपने दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सेट करके आते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी एंकर को एंकरिंग करते हुए देखा तो हमारे दिमाग में बस ये बात आ जाती है कि हमें एंकर बनना है। लेकिन पत्रकारिता मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्तंभ है जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। दिस इज़ नॉट सो बोरिंग, ये छोटी सी बात है जो मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे विल कंटिन्यू दिस जर्नी टू एंटरटेनमेंट सेक्शन ऑल्सो। चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्रकारिता, ये बहुत कॉमन सी बात है, आई होप आप सभी जानते होंगे, सरकार और समाज के बीच जो तारतम्य स्थापित करते हैं वो पत्रकार कहलाते हैं। आजकल के ज़माने में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के बारे में क्या कुछ कहा जाता है। किसी को सरकार का चापलूस बताया जाता है तो किसी को कहा जाता है कि यह अननेसेसरली विरोध कर रहा है। लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन जो एक सच्चा पत्रकार होता है वो वाकई ये जानता है कि हमें किस तरीके से किस न्यूज़ को हमें जनता तक पहुंचाना है, सच्ची और खरी बात। आप जिस चैनल के लिए इसको शूट कर रहे हैं भारतीय विद्यापीठ में, उस चैनल का नाम भी है भारती न्यूज़, यानी भारत का चैनल, यानी हिंदुस्तान का चैनल जो हिंदुस्तान की बात करता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमारे दिल में साथ साथ चल रही हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता होते हुए भी हमारा जहन खुला नहीं होता, दिमाग खुला नहीं होता। तभी कहती हूँ कि ज़िंदगी जीने का मकसद ख़ास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए। यूँ तो ज़िंदगी जीने की कोई कमी नहीं, लेकिन खुशियाँ मनाने का अंदाज़ होना चाहिए। तो ज़िंदगी में खुशियों को अगर मनाते जाना है तो आपको ये ठानना है कि आपको करना क्या है। बात हम पत्रकारिता की अगर करें, क्योंकि जैसा कि मुझे मैम ने भी बताया कि यहाँ बीजेएमसी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, हमारे फैमिली में भी पत्रकारिता को लेकर घरों की बात अगर करूं तो बहुत अच्छी सोच हमारे पेरेंट्स की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे समाज की नहीं होती है। ख़ासतौर से जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए कहा जाता है कि कहाँ ये पत्रकारिता के चक्कर में पड़ गए हो, कोई अच्छा सा ढंग का सा काम करो। यही कहते हैं ना लोग, ज़रा ढंग का सा काम करो, ये कोई पत्रकारिता कोई काम होता है? लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर बनना हर किसी माँ बाप का सपना होता है, वो यही चाहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारी बेटी इंजीनियर बने। फैशन डिज़ाइनर भी लोग सोचते हैं कि बन जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन पत्रकार होना ये सिर्फ वही कर सकता है जो दिल से हिंदुस्तानी हो, जो वाकई ये जानता हो कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है। तो मैं आप सबको सल्यूट करती हूँ कि आपने ये ठाना है और आप इसीलिए उस सफ़र पर चल के यहाँ पहुँचे हैं। और अब आगे जाकर मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस हिंदुस्तान के लिए तय करेंगे। वैसे भी युवाओं को भविष्य कहा जाता है हिंदुस्तान का, आप सब पूरे हिंदुस्तान का भविष्य यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो पोइट्री से मेरी शुरुआत हुई। मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशन रहा वो पोइट्री रहा। मैं 10 साल की थी तब से मैं मंचों पर जाकर पोइट्री करती हूँ और उसी से मैंने बहुत सफ़र पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर का भी तय किया। फिर धीरे धीरे मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो बड़े पत्रकार, बड़े चैनलों पर पत्रकार हैं, एंकर हैं।
तो उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर ये कहा, मेरे मम्मी डैडी से ये कहा कि इस लड़की में कॉन्फिडेंस बहुत है, इसको पत्रकार बनने के लिए भेजो। और एज़ यूजुअल जैसे हमारे मॉम डैड का जवाब होता है, उन्होंने भी यही कहा, नहीं नहीं हम इसे कोई ढंग का सा काम कराएंगे। तो उनकी नज़र में पत्रकारिता कोई ढंग का काम था ही नहीं। फिर धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती गई, कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया और मैंने भी पत्रकारिता में एडमिशन ले लिया। वक्त बीता, क्लासेस भी मैंने आप लोगों की तरह, मैं भी कभी वहाँ बैठा करती थी आप लोगों की तरह, मन में बहुत सारे ख्वाब थे, एंकर बनूंगी, रिपोर्टर बनूंगी, बड़ी बड़ी कवरेज करूंगी, सब लोग मुझे जानेंगे। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि हमेशा एक बात आती है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। इसीलिए पत्रकारिता को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत नींव का पत्थर कहा जाता है। आप सब अवेयर होंगे, हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी न मिलती अगर पत्रकार न होते। उस समय के पत्रकारों ने अगर संघर्ष नहीं किया होता, वो पत्राचार के माध्यम से सभी खबरें लोगों तक नहीं पहुंचाई होती, तो शायद हमारा हिंदुस्तान कभी आज़ाद ही नहीं हुआ होता। और सिर्फ उस समय नहीं, मुझे लगता है कि आज भी हमारे देश को विचारों से आज़ादी की बहुत ज़रूरत है। आप लोग तो बहुत धन्य हैं, आप लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप इस दौर में पैदा हुए हैं जहां पर ये मोबाइल जैसा चमत्कार आप लोगों के पास उपलब्ध है। जब हमने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी तो हमारे पास इस तरह का कोई भी चीज़ें नहीं थी, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ज्ञान जुटाने के लिए। लेकिन आजकल ईजिली आपको सब चीज़ें इंटरनेट पर, मोबाइल पर, जो कि बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, वो आपके पास होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि आप रील्स को रियल ना समझें। रील सिर्फ रील होती है, वो आपकी ज़िंदगी को कभी निर्धारित नहीं कर सकती है। इसलिए अगर आपने पत्रकारिता के इस फील्ड को चुना है तो पूरी हिम्मत से आगे बढ़िए। अब देखिए, सिर्फ पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि आप एंकर ही बने, आप एक अच्छे रिपोर्टर भी हो सकते हैं। कोई कैमरा बहुत अच्छा चलाता है तो वो कैमरा पर्सन भी हो सकता है, जैसे हमारी मैडम खड़ी हैं, वो बहुत अच्छे से कैमरा ऑपरेट कर रही हैं। फोटोग्राफर जो होते हैं वो स्टिल फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। जर्नलिज्म के बहुत सारे रास्ते होते हैं, चुनना आपको है। क्योंकि अब ये जो समाज है ये बरगलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन ये हमें तय करना है कि हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और भारतीय विद्यापीठ इसके लिए आपके साथ है, हम लगातार आपके साथ हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार ज़रा ज़ोरदार तालियां इसलिए भी बजाएं क्योंकि ये भीड़ आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचने के लिए तैयार है, लेकिन आपका टैलेंट, आपका दृढ़ निश्चय आपको आगे लेकर जाएगा। मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। सुनिएगा कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो आप ये तय करें कि इतने लोगों के बीच आपको अपनी पहचान कैसे बनानी है। कैसे ये तय करेंगे कि मुझे सुचिता शर्मा के तौर पर लोग जाने, या मुझे आकृति मिश्रा के तौर पर लोग जाने, या मुझे सुमित खन्ना के तौर पर लोग जाने। ये वो नाम है जो शायद कहीं भीड़ में होंगे, लेकिन कल अपनी मेहनत से, लगन से लोग उन्हें जानेंगे कि हाँ, ये वो लोग हैं जो मेहनत के बल पर यहाँ पहुँचे हैं। पत्रकारिता एक ऐसा आपके लिए बिजनेस भी हो सकता है, और वो बिजनेस मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आप पहले दिन से ही पत्रकारिता के माध्यम से अर्निंग भी कर सकते हैं। या आपके लिए एक अच्छा बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छा बोलना जानते हैं, आपके पास अच्छी सोच है, तो आप मोबाइल के जरिए, आपने शायद सुना भी होगा कि मोबाइल पत्रकारिता, आप जानते हैं मोबाइल पत्रकारिता के बारे में कुछ जानते होंगे? अपना मोबाइल लेकर खबर बना लेना, हर आम आदमी आजकल यही कर रहा है। मेरा मानना यह है कि हर आम इंसान के बीच, उसके दिल में एक पत्रकार बैठा हुआ है, बस सिर्फ समझने की देर है कि आपको अपने कैमरे में क्या चीज़ें कैद करनी है। अगर आपको नाचते गाते लोग पसंद हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिलता है। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग पत्रकार बनकर आइए, क्योंकि अब इस देश को आप जैसे
अच्छे पत्रकारों की, युवा पत्रकारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आप इस सेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में होंगे वो ज़रूर पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों का जवाब दूं। लेकिन एक चीज़ चलते चलते आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये आपने और हमने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या सिर्फ लिखने और पढ़ने से ये बात हो सकती है? नहीं, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, कदम उठाने पड़ते हैं। तभी कहा जाता है कि कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आपको अपनी मेहनत से यह दिखाना है कि पत्रकारिता का ये फील्ड चाहे डॉक्टर्स के लिए हो, चाहे इंजीनियर्स के लिए हो, लेकिन पत्रकारों के लिए एक पूजा जैसा होता है। और हमें अपने देश को अगर बचाना है, सही दिशा दिखानी है और वाकई ये बताना है कि हमारे आज के युवा सिर्फ मोबाइल पर नहीं लगे रहते हैं, बल्कि भारतीय विद्यापीठ जैसे संस्थान में जाकर अच्छी और सच्ची पत्रकारिता करते हैं और भारतीय न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश को ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि अब ज़रा पीछे हटो, हम लोग आगे आ रहे हैं और हमें अब रास्ता दो, क्योंकि हमें बताना है कि हिंदुस्तान क्या है। तो आइए चलिए कुछ कविताओं से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जैसे बताया गया कि मैं एक कवयित्री भी हूँ और आपको सुनकर हैरानी होगी, जहाँ एक और हम देश की और हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर मैं अपनी पोइट्री में इश्क और मोहब्बत की बात करती हूँ। लेकिन इश्क मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? देखिए, जिसके दिल में इश्क नहीं होता वो अपनी हिंदुस्तान से तो क्या इश्क करेगा, जो अपनी प्रेमिका से सच्चा इश्क नहीं कर सकता है। मैंने सही कहा है तो ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाकर बताइए एक बार। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप यहाँ पर जो ये बच्चे बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई ये देश के सच्चे पत्रकार बनेंगे? Some people have already made a name, they want to become journalists. Wonderful, very good. And somebody, अभी तक, they are not clear कि उनको क्या करना है. But with our induction session, the percentage of students deviating towards journalism is getting more. And all the credit is going to you experts who are guiding them towards journalism. Many students, they were not aware कि आगे मुझे क्या करना है. बट कल कुछ बच्चों ने मुझे आके बोला, स्पेशली हाथ पकड़ के, मैम इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड आई विल मेक यू प्राउड. सो दैट फीलिंग गिव्स मी द इंटेंट, स्लोली एंड स्लोली स्टूडेंट्स विल बी डेविएटेड टुवर्ड्स जर्नलिज्म. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये बताइए, मैडम ने जो कहा, उन कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स इस बात से सहमत हैं कि ग्रेजुअली और टाइम के साथ साथ आप वाकई पत्रकारिता के इस फील्ड को ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे पत्रकार बनेंगे? मुझे ये बताइए, कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अभी आज इतने स्टूडेंट्स ने हाथ रेज किया है, कल आई डोंट नो मैं किसको न्यूज चैनल पर पढ़ते हुए देखूंगी कि नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज. और आइए शुरुआत करते हैं अपनी खबरों की, वो खबर जो निष्पक्ष है, निडर है, सच्ची है. तो इस तरह से अगर आपको बोलना है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा. लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर अभी भी यहाँ कॉन्फिडेंस देख रही हूँ. मुझे तो वैसे ही वाकई लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ इतने कॉन्फिडेंट अभी भी हैं कि अगर उनके हाथ में माइक दे दिया जाए तो वो शायद मुझसे भी अच्छा यहाँ परफॉर्म करके दिखाएंगे. एम आई राइट गाइज? एम आई राइट? तो ये जोश ज़रा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको. ये जोश के बिना तो पत्रकारिता बहुत अधूरी होती है. और आजकल तो आपने देखा भी होगा, पत्रकारिता न सिर्फ बोलने का बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी काम है, बहुत ज़्यादा काम करती है. देखा है बड़े चैनल्स पर माइक के साथ यहाँ से वहाँ तक का चक्कर और वहाँ से यहाँ तक का चक्कर. आपके पास लाइनें सिर्फ 2 होती हैं, लेकिन आप पूरा शहर घुमा देते हैं माइक पकड़कर. तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत काउंट करती है. आप किसी अच्छी खबर को अगर मनहूस चेहरे से पढ़ेंगे तो लोगों के पास रिमोट है आपका चैनल चेंज करने के लिए. वहीं आप एक अच्छी खबर को, एक फेस्टिवल की खबर को, एक किसी भी सेरेमनी की खबर को अच्छे और मुस्कुराते चेहरे के साथ पढ़ेंगे तो वाकई लोगों का ध्यान आप पर जाएगा. तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रेजेंस पर ध्यान देना है. देखिए, भारतीय विद्यापीठ आपको ये सिखाएगा कि आपको साहित्य से जुड़ना है, क्योंकि एंकरिंग करने के लिए सिर्फ कैमरे पर बैठना काफ़ी नहीं है.
उस एंकरिंग के लिए यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। आपको एक अच्छा राइटर भी होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं कर सकता है वो कभी भी एक अच्छा रिपोर्टर या एक अच्छा एंकर नहीं बन सकता है, जब तक कि आप खुद उस खबर को लिखना नहीं जानते हैं। तो आपको खुद लिखना होगा। उसके बाद मुझे लगता है कि जब आपके पास खुद कंटेंट आपके दिमाग में होगा तो आपको किसी से घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं। आप बेबाक होकर किसी से भी किसी भी तरह का सवाल आसानी से पूछ सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि हम लोग सिर्फ एंकरिंग या रिपोर्टिंग के लिए ही पत्रकारिता ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पत्रकारिता ओवरऑल एक पैकेज है जिसमें आपको एडिटर्स की ज़रूरत भी होती है, जिसमें आपको राइटर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको जो डिज़ाइनर्स हैं, वेब डिज़ाइनर्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है। और आजकल तो सोशल मीडिया के लिए आपको प्रॉपर एक चैनल मेंटेन करने के लिए उन तमाम लोगों की भी ज़रूरत होती है जो सोशल मीडिया को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। ये तय आपको करना है कि आपको किस तरीके से कौन सी राह पर जाना है और जर्नलिज्म के ज़रिए अपने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर करना है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान इसलिए नहीं बांटूंगी क्योंकि ज्ञान आपको साल भर यहाँ विद्यापीठ से ही अर्जित करना है और उनके पास आपको बहुत सिखाने के लिए बहुत कुछ है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्रैक्टिकल आपको मैं ज़रूर यहाँ पर कुछ बातें कर सकूँ। और इसी बीच मेरी नज़र पड़ी मेरी बहुत ही प्यारी सी, ये खुद एक बहुत अच्छी एंकर है। यू जॉइन दिस, ओह माय गॉड, वंडरफुल। आउट स्टेज पर आओ यार, आई लव टू मीट यू। हमारे चैनल की MH1 की ही नहीं बल्कि और बहुत सारे चैनल्स पर हमारी प्यारी जो मैडम है उन्होंने खुशबू के साथ बहुत साल काम किया है हमने और खुशबू बहुत अच्छी पॉइंट बन गई है और मैं बहुत खुश होती हूँ उसको देख के कि जब ये पूरे इंडिया में घूम रही होती है, फिर अपडेट कर रही होती है, मैं आज भोपाल में हूँ, मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं आज यहाँ पे हूँ। सो ऑल द बेस्ट। आज मैं विद्यापीठ में हूँ। आज विद्यापीठ, हाँ बिल्कुल। मोस्ट वेलकम। चलिए, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और देखिए इससे बड़ी और क्या बात होगी। आप पूरा हिंदुस्तान, कहते हैं ना दुनिया गोल है, आप पूरा हिंदुस्तान कहीं घूम लीजिए। जिनसे हम सोशल मीडिया पर बात करते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे मेरी प्यारी सहेली भी यहाँ मिल जाएगी। और आपके लिए तो ये सौभाग्य की बात है। अब डरने की भी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं नहीं तो मैडम आज आपके पास हैं जो आपको अच्छी पत्रकारिता भी सिखा सकती हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आज के इस खूबसूरत, और मुझे बहुत खुश कर दिया तुमने आज। तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है अब थोड़ा सा बच्चों को पोइट्री से भी जोड़ना चाहिए। और मैं चूँकि इश्क मोहब्बत की बात करती हूँ, थोड़ा सा तैयार हैं आप लोग शायरी सुनने के लिए? तैयार हैं? पक्की बात? चलिए तो फिर मैं शुरू करती हूँ। क्या कहती हूँ सुनेगा। यहाँ सारे नौजवान ही बैठे हैं, कितने ऐसे भाई साहब बैठे होंगे जिन्होंने अपनी भाभियाँ ऑलरेडी चुन ली होंगी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्ट का विषय बहुत लोगों का होता है, क्या बात है। चलिए शुरू करती हूँ। और क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा सा इनलाइटन होना। इश्क वही कर सकता है जिसके पास दिल होता है, और आगे भी वही बढ़ सकता है जिसके पास एक सच्चा दिल होता है। तो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आइए शुरू करती हूँ, कुछ अच्छी पोइट्री आपको सुनाते हैं। वाह वाह करनी पड़ती है बीच में, पता है ना आपको। कवि सम्मेलन सुने हैं, कभी सुने हैं ना, तो वाह वाह करनी पड़ती है। चलिए पढ़ते हो। कि इश्क ये आम कर दिया तूने, हाँ क्या बात है। कि इश्क ये आम कर दिया तूने, इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, छीन कर हर खुशी मोहब्बत की, गम मेरे नाम कर दिया तूने। तालियां सबको एक फ्लो में मिलकर बजानी पड़ती हैं। मुझको बदनाम कर दिया तूने। और सुनिएगा, 4 पंक्ति और आपको सुनाती हूं। कि तुमसे बिछड़ी तो ऐसा लगता है, आहा, कौन है ये? सच्चे दिल वाला, अच्छा पाजी हैं, क्या बात है। अच्छा चलिए ठीक है। कि तुमसे बिछड़ी तो ऐसा लगता है,
डोर सांसों की टूट जाएगी, रूठ जाओगे तुम मगर मुझसे, जिंदगी मेरी रूठ जाएगी। तालियां बजानी पड़ती हैं। देखो मुझे तो वो बात याद है, आप उस पीढ़ी के लोग बैठे हैं, जब भी वैलेंटाइंस डे या वो एक बहुत जो महापर्व आता है 7 दिनों का, 7 फरवरी से 14 फरवरी, जो हमारे लिए बहुत ही धार्मिक दिवस होता है, 7 दिन पावन दिवस होते हैं। हालांकि मेरा जो बर्थडे है वो भी 7 फरवरी को आता है, तो मैं खुद उस वीक की पैदाइश हूँ, तो रोमांटिक होना तो मेरे जीन में है। तो यहाँ वो सब बच्चे बैठे हैं, वो सब लड़कियाँ बैठी हैं। मुझे तो याद आता है एक लड़की आर्चीज गैलरी पर गई, जाकर बोली कि अंकल आपके पास आई लव यू के कार्ड्स हैं क्या, ग्रीटिंग कार्ड्स? उसने कहा हैं। बोले अच्छा फिर 50 पैक कर दो। तो बात अगर अच्छी लगी हो तो जरा जोरदार तालियां बजाओ, यही हाल है। सोशल मीडिया का प्यार सुबह शुरू होता है और शाम को ब्रेकअप के साथ खत्म भी हो जाता है। लड़की आई लव यू लिखती है और सेंड टू ऑल कर देती है। अब बेचारे जिन्होंने पढ़ा है वो सब परेशान रहते हैं। चलिए कुछ इश्क मोहब्बत की बात करती हूँ और क्या कहती हूँ सुनिएगा। कि रूठ जाने की बात करते हो, वाह करो जरा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, कि रूठ जाने की बात। वैसे आप लोग अगर कोई अच्छी कविता लिखता भी हो तो ये भी एक प्रोफेशन है, आप कवि भी बन सकते हो। तो मेरे पास तो दोनों प्रोफेशन ऐसे ही हैं कि मैं पत्रकार भी हूँ और मैं कवि भी हूँ। तो इधर से भी कमाई होती है, उधर से भी कमाई आती है और लाइफ मत जानी, ठीक है। तो आप भी, अगर आपके पास भी ये टैलेंट है, लेकिन वो लिखने से होगा, और ये लिखना आपकी स्क्रिप्टिंग में भी काम आता है और आपको कवि के रूप में भी स्थापित कर देता है। बहरहाल बढ़ती हूँ आगे, क्या कहती हूँ सुनेगा। हाथ बांध के नहीं खड़े होना है, ताली बजानी है। अच्छा अभी सुनूंगी आपकी शायरी। मैं अभी सबको मौका दूंगी, जो जो यहाँ बैठे होंगे, दिल के बीमार बहुत सारे लोग हैं यहाँ, ठीक है। देखो ऐसा है, मुझे तो बीमारी से बात याद आई। आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। युवाओं को साइलेंट अटैक, बताइए, कभी सुना भी नहीं था। हार्ट अटैक्स कितने आते हैं। मैंने एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर, हम लोग एक अस्पताल में कवि सम्मेलन पढ़ने गए थे। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर बच्चों, मैंने 2 लाइनें लिखी हुई सुनी थी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो 2 लाइनें आप भी अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, ढाल लेना, तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। वो लाइनें क्या थी कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, ये लाइफ लौट के नहीं आएगी। ये जो वक्त आप जी रहे हैं, कॉलेज का, दोस्तों का, साथियों का, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। एक बार इससे बाहर निकलेंगे, माँ बाप शादी कर देंगे या आप अपनी पसंद से भी शादी कर लोगे, उसके बाद आप ये कहोगे कि काश मैं फिर से उसी वक्त में लौट जाऊं जिस वक्त में आज आप यहाँ हैं। तो मैं क्या कहती हूँ कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें यूं खोलना पड़ता न औजारों के साथ। तो अगर आप दिल की बीमारी, दिल यानी इश्क मोहब्बत की बीमारी लगा लेते हैं, तो दिल की बीमारी से दूर रहते हैं। आपने और हमने, यानी आजकल के लोगों ने एंजॉय करना छोड़ दिया है जनाब, तभी डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी करनी शुरू कर दी है। अब आप ये सोचें, जितना खुश रहेंगे उतना तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे, और इसी तरह हंसते खेलते आप ये 3 साल कैसे गुजर जाएंगे, या अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं 5 साल कैसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप बहुत मिस करेंगे जब इस फ्रेज से बाहर पहुंचेंगे, तब आपको लगेगा काश ये वक्त गुजरता ही नहीं, और काश हम उसी विद्यापीठ की उस चेयर पर बैठ के तमाम सेशन सुन रहे होते, अपनी मर्जी के हम लोग वक्त को गुजार रहे होते। चलिए क्या कहती हूँ, पढ़ती हूँ सुनेगा। कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, वो मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। और आप बच्चों के लिए 4 पंक्तियां क्या कहकर आई हूँ, और इन 4 पंक्तियों के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगी, और 4 पंक्तियां सिर्फ आप सबके तोहफे के लिए। मैडम आप भी गौर करें, इतने अच्छे इतने प्यारे बच्चे आपने अपने कॉलेज में बुलाए हुए हैं, एडमिशन लेकर आए हैं। 4 पंक्तियां आप सबके लिए, क्या कहते हो सुनेगा।
कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, वाह करो जरा, हाँ, कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में तू बसा के दिल की मूरत में, देख के तुझको कुछ नहीं देखूं, कुछ तो है यार तेरी सूरत में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि जब हम एक तरफ गंभीर बातें करते हैं तो हमें बहुत आसान ज़बान में बहुत आसान बात करके अपने मन को हल्का करना चाहिए, ताकि फिर नई चुनौतियों के लिए हम लोग तैयार हो सके। मैं अपने नौजवान साथियों को वो 4 पंक्तियां भी सौंपना चाहती हूं जिन्हें आप अपने जीवन में ढालें और उन पंक्तियों को अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि अगर हम कहीं संस्कार पीछे छोड़ देते हैं तो हमारे काम में भी कमी आ जाती है, हमारे अभिमान में भी कमी आ जाती है। तब 4 पंक्तियां क्या कहती हूँ, ये मैंने तब लिखी थी जब मैं आपके उम्र से भी बहुत छोटी थी, कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं। सुनो प्यारी लड़कियों, प्यारे भाइयों, सुनो कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। हमारे माँ बाप हमें बहुत सारा विश्वास हम पर करके दिल्ली भेजते हैं या तमाम बड़े शहरों में भेजते हैं कि हमारा बच्चा छोटे शहरों से, अलीगढ़ से, बदायूं से, शाहजहांपुर से, लखनऊ से और मेरठ से, न जाने कहाँ कहाँ से बच्चा दिल्ली जाएगा, बहुत आगे पढ़ेगा और न सिर्फ हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन तब बहुत तकलीफ होती है कि हम सोच कर तो कुछ और आते हैं लेकिन आकर कुछ और करने लग जाते हैं। तो मैं आप सबसे यह रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिस सपने के साथ यहाँ आए हैं, आप उस सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करें। मिलना ना मिलना ये आपकी किस्मत की और ईश्वर की बात है, लेकिन जब आप निरंतर कोशिश करते हैं तो वाकई आप वो पा लेते हैं जो आपने सोचा होता है, जो आपके घर वालों ने सोचा होता है। इन 4 पंक्तियों के बाद मैं विराम देती हूँ और फिर से संस्कारों की बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि पत्रकारिता और ये जो कविता है ये साहित्य का नाम है और साहित्य से जुड़ाव ही हमारे जीवन का आधार है। तब कहती हूँ कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की। हम क्या हैं अपने माँ बाप के लिए और क्यों हम बड़े शहरों में आते हैं और क्या हम यहाँ साथ लेकर आते हैं कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा यानी पवित्र को कहते हैं और जफाएं बेवफाई को कहते हैं। ये 2 शब्द इसमें आएंगे कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको ज़माने की जफाओं की, और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करती हूं कि आप इसी तरह जो भी आप ठान कर आए हैं उसमें आपको जीत हासिल हो, आप एक सच्चे, अच्छे, निष्पक्ष, निडर, शानदार, बेहतरीन पत्रकार बने। और सबसे बड़ी बात जो एक खलती है, बहुत ही छोटी सी बात है, अपनी ज़बान पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि आपने न्यूज़ चैनल में बहुत सारे पत्रकारों को या रिपोर्टर्स को देखा होगा जो श को स कहते हैं, देखे हैं ना बहुत सारे ऐसे। तो इस पर आपको बहुत काम करना है। आपकी ज़बान साफ होगी, आपका किरदार साफ होगा, आपका एटीट्यूड साफ होगा, आपका मन साफ होगा, तो आपको सच्चा पत्रकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। You're open to interact. Let's have an interactive session. मैंने सभी बातों का जवाब दे दिया। जो भी बस कोई सवाल होंगे। Still anybody wants to ask something? जी, आप पोएम सुनाना चाहते हैं? हाँ, प्लीज, यस यस। देखिए, इसको कहते हैं कविता का जादू जो है ना, वो जोश भर देता है। तो एक बार जोरदार तालियां। आइए यहाँ आइए, सब लोग आपको देखें। आपने मैम फरवरी की बात करी थी। जी बिल्कुल। तो 1-2 ये फरवरी पे ही अटके हुए हैं अब तक। ये रोज डे, टेडी डे से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। आइए प्लीज।
कितने दिलों को तोड़ती है ये कमबख्त फरवरी, कितने दिलों को तोड़ती है ये कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। आय हाय क्या बात है, आप दिल वाले कम दिल जले ज्यादा लग रहे हो मुझे, बहुत भयंकर धोखा मिला इन्हें मोहब्बत में भाई, क्या बात है, कैरी ऑन प्लीज। हाँ एक लगा और है। हाँ प्लीज। इस सफर में नींद कुछ ऐसी खोई, आय हाय। इस सफर में नींद? नींद कुछ ऐसी खोई, हम ना सोए रात थक कर सो गई। आय हाय क्या बात है। ऐसा है, ये मुझे लगता है ऐसे जो आशिक होते हैं ये उनमें से होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज खुद कराते हैं और इनकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करती है। ऐसा ही है? हम कभी इस चीज में पढ़े नहीं ना, अच्छा पढ़े नहीं, ये बिना पढ़े हाल है। वन साइडेड हूँ। झूठ झूठ, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, इश्क में लात ना पड़ी हो और शायरी आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात है, चलिए कैरी ऑन प्लीज। हाँ काश करता कोई हमें मोहब्बत, हमारे इश्क के भी चर्चे होते। ओहो। काश कोई करता हमें मोहब्बत, आज के हमारे बाद इश्क होंगे, के भी चिंता मत चर्चे करो। होते। ये सिगरेट का खर्चा भी कोई खर्चा है, काश तुम्हारे झुमकों पर भी कुछ खर्चा आय होता। हाय थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, वेरी वेल डन। आपका शुभ नाम क्या है? सचिन मैम। सचिन जी, तेंदुलकर वाले शायरी के? सचिन तनेजा मैम। अच्छा सचिन तनेजा जी। भाई अगर वाकई आपको लगा हो कि उन्होंने दिल से दिल की बात दिल तक पहुंचाई है तो एक बार जोरदार तालियां सचिन तनेजा के लिए। और मुझे तो लगता है ऐसे आशिकों के लिए जब इनकी गर्लफ्रेंड ने क्या कुछ किया होगा मैं बता दूं कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार पूछा। हाँ अगर कोई और भी है तो प्लीज आए कि बहुत, हाँ प्लीज आइए 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 बच्चे आइए प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बात है भैया, एक बार जोरदार और तालियां। मैं 4 पंक्तियां आपके आगमन पर कह दूं, उन्होंने बहुत सारी दिलजली सी शायरी सुनाई थी, तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार पूछा भाई क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है, तो सवाल उन्होंने पूछा कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, कुशादा यानी बड़ा, कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। तो ये गुड नेम मैम? गुड मॉर्निंग। अर्चिता गुप्ता। अर्चिता दी। एंड ये शायरी एक्चुअली वन साइड लवर है एक तरीके से, लाइक जो बंदा एक तरफा प्यार करता है और उसको पता होने के बाद भी कि उसको वो प्यार नहीं मिलेगा, वो स्टिल करता रहता है और उसको एक्सेप्ट करता है। हमारे हिंदुस्तान में 70% ऐसे ही प्यार है। सो मैम प्लीज कैरी ऑन। भैया एक बार जोरदार तालियां प्लीज जरूर बजाइए, क्योंकि तालियों से, देखिए तालियों से, आप तालियों पर जीएसटी नहीं है, सबसे पहली बात तो बेखौफ होकर बजा सकते हैं। दूसरी बात, तालियां बजाने से क्या होता है, तालियां बजाने से कलाकार का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज ये यहां सुना रही हैं, हो सकता है कि कल वो दुबई के किसी बड़े ऑडिटोरियम में सुनाए, तो एक बार जोरदार तालियां अर्चिता गुप्ता के लिए। अर्ज किया है मोहब्बत का फूल। मोहब्बत, हाँ हाँ मेरी मोहब्बत है उसके लिए थोड़ी पागलों जैसी, ज़्यादा नहीं पर इतनी पागलों जैसी कि लगता है वो हमें खिला हुआ गुलाब का फूल, जिसे सब दूर से देखना पसंद करते हैं मगर हाथ में पकड़ के चलना नहीं। हाँ है मेरी मोहब्बत इतनी पागलों जैसी कि पसंद है वो कांटों भरा फूल हाथ में पकड़ के चलना। हाँ पसंद है उस दर्द में मगन रहना। हाँ पसंद है उसे अपने हाथों में खिलता हुआ देखना। हाँ पसंद है उसे इस दुनिया की नज़रों से बचा के रखना। हाँ हाँ हूँ मैं पागल उसकी मोहब्बत में कि पसंद आने लगा है वो लहू मेरे हाथों से बहना। बस ज़्यादा नहीं पर है मेरी मोहब्बत उसके लिए पागलों जैसी, जो पसंद आने लगा है मुझे ऐसे जीना। मैम आई हैव अ लॉट ऑफ शायरीज टू से बट सो मैम एक मैंने लिखी थी जिस्म। इट्स लाइक दोनों पे अप्लाई कर सकती है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। इट्स लाइक कि या तो कोई बंदा मोहब्बत में इतना पागल है कि वो छोड़ के जा रहा है, फिर उसको रिग्रेट हो रहा है, तो इस टाइप की ये शायरी है। तो अर्ज करना चाहूँगी जिस्म। पहले ये बताओ कि ये इस उम्र में इतना गंभीर शायरी, क्या चक्कर क्या है भाई? कोई ढंग का लड़का मिला नहीं क्या अभी तक? मैम कई बार ऐसा होता है कि मोहब्बत ही मुकम्मल नहीं होती है, पर साथ ही साथ जो है
जिंदगी इतनी ठोकर देती है कि लगता है कि खुद से ही मोहब्बत कर ले तो ज़्यादा क्या बेहतर होता है। बात है। मुझे ये लगता है कि जब इस उम्र में कोई युवा इस तरीके की बात करने लगे तो वो कुछ और बने ना बने, वो पक्का शायर जरूर बनेगा। तो मैम मैं शायर तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन उसने छोड़ के ओह माय गॉड। तो मैं यहाँ 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि जब कोई चला जाता है, ठुकरा जाता है, तो क्या होता है कि जिंदगी ठोकरें खाती है बिछड़कर तुझसे। सुनिएगा कि जिंदगी ठोकरें खाती है बिछड़कर तुझसे, तेरी पाजेब के टूटे हुए घुंघरू की तरह। तो जब घुंघरू जुड़ते हैं तब मोहब्बत बनती है, इश्क में और दिल की झनकार पैदा होती है। और सुनते हैं कि भाई अर्चिता को और क्या दुख है, उनका दुख बांटने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जी अर्चिता। अर्ज करना चाहूँगी मैं जिस्म। उस एक शख्स से की थी हमने मोहब्बत रूहानी, जो चाहता था सिर्फ मोहब्बत जिस्मानी। वो कहता था कि ना कर पाएगा मेरे से मोहब्बत, पर मैं पागल ढूंढती रही उसमें मोहब्बत रूहानी। पसंद था उसको उन सब के जिस्मों के साथ खेलना, पर पता नहीं क्यों डरता था वो हमसे बात तक करना। शायद पता था उसको कि ढूंढती रहती हूँ मैं अपना नाम उसकी हाथों की लकीरों में, पर हर बार ठुकरा देता था मुझको ही मेरी खामियों पे। पर जब मालूम चला कि दूर हो रही हूँ मैं उससे, तो पता नहीं क्यों रोकने लगा मुझे। शायद हो गई थी काफ़ी देर उसको ये समझने में कि जिस्मों के पीछे मिटा दिया था जन्नत अपनी हाथों की लकीरों से। वेरी वेल डन अर्चिता, वेरी वेल डन। और आपकी ये कविता या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मंचों पर बड़े बड़े कवियों के पास वो सोच नहीं है जो आज आपने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ हमें दिखाई है। और शायद ये बहुत सारी फील्ड्स का और ज़िंदगी का सच भी है जो आपके इस कविता में है। तो वाकई अगर आपको लगा हो कि अर्चिता ने बहुत मेहनत करके ज़िंदगी की सच्चाई को अपनी कविता में ढाला है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अंतिम 4 पंक्तियों में मैं कहती हूँ, उन्होंने बहुत इश्क मोहब्बत की बात करके ये भी बताया कि इश्क मोहब्बत अगर मन को खुशी देती है तो दुख भी सबसे ज़्यादा वही देती है। कई बार बच्चे, कई बार नौजवान लोग उस हद तक पहुंच जाते हैं जिसको आशिकी का नाम देके हम अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का सबब भी पैदा कर देते हैं। तब मैं 4 पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ूं, लेकिन मुझे लगता है एक और माइक पहुंचा है तैयारी के लिए। मैं 4 पंक्तियां ज़रूर कहूँगी, क्या कहती हूँ सुनिएगा। अब आपकी मौजूदगी हम चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो सेशन था, मेरा जो काम था आपको इनलाइटन करने का, आपको आपके साथ थोड़ी सी चिटचैट का, वो पूरा हो चुका है। अब मेरे लिए वो टाइम है कि मैं आपके मन की बात सुनूं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके की जो जीवन है वो आपके भीतर चल रहा है। 4 पंक्तियां क्या कहती हैं सुनिएगा कि हर एक बात का मैं एतबार कर लूंगी। वाह करो जरा, कि हर एक बात का मैं एतबार कर लूंगी, मिले ना फूल तो कांटों से प्यार कर लूंगी, सफर में छोड़ के तू जा तो रहा है लेकिन तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लूंगी। हाँ जी, ये पत्रकारिता से शुरू हुआ लव सेशन बन गया। ये ऐसा लग रहा है मैं लव गुरु बैठी हूँ। चलिए जी मैडम। तो ये मैंने लिखी थी 1 साल पहले। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम कोमल है। कोमल, ठीक है। And, दिल कोमल हो तो अच्छा ही है। आइए बताइए। बैठी हूँ इंतज़ार में मैं उसके, आज भी दीवानी, वो चला गया आशिक बनाकर, कयामत आ गई हम पर प्यार की, साथ में जो वादे किए थे उसको टूटता देखती हूँ, आंखों में आंसू लेकर उसकी तस्वीर देखती हूँ, नहीं है साथ पर फिर भी उसको महसूस करती हूँ, वो नहीं है साथ मेरे पर आज भी उसका इंतज़ार करती हूँ। क्या बात है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता ये इश्क मोहब्बत में भाई इतनी मायूसी क्यों है भाई। और लड़कियां ये अबला कब बनना छोड़ेंगी लड़कियां भाई। वो जमाना गया, लड़कियां अबला होती थी, जमाना चला गया, अब लड़कियां सबला हैं। कैसे हैं सबला वो मैं बताती हूँ। प्लीज साइलेंस गाइस। मैं प्रूफ के साथ आपको बताती हूँ कि आजकल की लड़कियां अबला नहीं रही हैं, वो सबला हो गई हैं। आपको याद होगा नहीं लड़के, अरे सुन, हाँ वही तो बता रही हूँ।
लड़कियां अबला नहीं रही, लड़कियां सबला हो गई हैं। पहले के ज़माने में जब लड़कियों की शादी हो जाया करती थी तो पति की तनख्वाह 1 तारीख को आती थी, तो पति आकर घर के खर्चे के लिए पत्नी को थोड़े से पैसे दिया करता था। जब वो पैसे ख़त्म हो जाते थे तो वो पत्नी, वो महिला, वो स्त्री फिर कहती थी अबला। तो तब तक पत्नी अबला थी। आजकल के ज़माने में जैसे ही पति की तारीख आती है, पत्नी कहती है सबला। तो अब स्त्री जो है ना वो सबला हो गई है और मायने भी बदल गए हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है, मायूसी नहीं है। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो आप उसका मुंह तोड़ दो, ठीक है, मोहब्बत में। तब क्या कहती हूँ सुनिएगा कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, अब भी तेरी हूं वहम है तेरा, तेरे खत भी जला दिए मैंने। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा करो अपने अंदर। कॉन्फिडेंस, क्यों किसी को मौका दे रहे हो कि वो आपके दिल में घुसे, आपको बर्बाद करे और चला जाए? उससे पहले ही उसकी मुंडी पकड़ लो। ठीक है, या प्लीज कैरी ऑन। आए ना कुछ नहीं, बस नज़र का धोखा है। वाह, नज़र भी वही आता है जो दिल में होता है। आहा, दिल और आईने का एक ही ठिकाना है, आखिर में दोनों को टूट कर बिखर ही जाना है। क्या बात है। क्या नाम है मैडम आपका? माही। माही, आपका तो नाम भी बड़ा खूबसूरत है। कहाँ से आई हैं आप? ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली। कहाँ प्रॉपर घर वहीं है या कहीं बाहर से आई हैं? नहीं नहीं, वहीं पे। वहीं से आई हैं। इतना खूबसूरत। कब से लिख रही हैं आप? अभी कुछ महीने पहले। कुछ महीनों से? अच्छा, नया नया इश्क है क्या? नहीं नहीं। चलिए, बहुत एक और अच्छा। लिखा। और बताइए। वादे पक्के थे बेशक, उम्र कच्ची थी। वादे पक्के थे बेशक, उम्र उम्र कच्ची कच्ची थी। थी। किस्मत से हार गए पर मोहब्बत तो सच्ची थी। हाय हाय, ये अभी से हारने वारने की बात मत करो मेरी जान, अभी तो बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी, अभी से हार जाओगी Thank क्या? you. बहुत अच्छे। और देखिए भाई, आज मुझे तो ये तो पता चल गया कि नौजवानों के भीतर कॉन्फिडेंस तो है भाई, कॉन्फिडेंस तो है। मोहब्बत करने का है, जताने का हो ना हो वो अलग बात है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, और ये जान के मैडम ने मुझे खुद भी कहा कि मैम आप आई तो पता चला कि यहाँ बच्चे इतने अच्छे शायर भी हैं अंदर से, शायर और शायरा हैं यहाँ, इतने अच्छे कवि आप लोगों के दिल में छुपे हुए बैठे हैं। तो आप अपने दिल को इसी तरह से कुशादा रखिए, आप अपने दिल को इसी तरह से खुला रखिए, अपनी नज़र को भी खुला रखिए कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई आप या कोई भी लड़की भी ऐसी जो बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपका समय ख़राब करने के लिए आए। अपने करियर को भी एक साइड रखिए, बाकी समय में आपको जो करना है आप करिए, दैट इज़ योर लाइफ। लेकिन खूब आगे बढ़े, खूब खुश रहें। जी मैडम, कुछ कह रही हैं आप? मैम 2 पंक्तियाँ थी। Please. जैसे आपने बोला कि कोई भी आपको हर्ट करे तो पकड़ लो वगैरह कर हाँ लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैम आई बिलीव कि कोई गहरा हमें हर्ट नहीं करता, अपने करते हैं। तो उस ये पे तो मैंने है। 2 पंक्तियाँ लिखी थी प्लीज प्लीज प्लीज। कि जनाजा मेरा उठ रहा था फिर भी तकलीफ थी उनको आने हाय में। हाय, कि जनाजा मेरा उठ रहा रहा था था। फिर भी तकलीफ थी उनको आने में, और घर में बैठे अपने पूछ रहे थे और कितनी देर है दफनाने में। भाई अर्चिता का नंबर मुझे जरूर दे देना, मैं अब उसको अपने साथ कभी सम्मेलनों में लेकर जाऊंगी। मैम, क्या बढ़िया आप लिखती हैं। एक चीज Please, और, please. मेरी एक फ्रेंड है, उसने जेन्युइनली कल हमने ये सारी महफिलें कल सजाई हैं। ओहो, तो ये 2nd ईयर की हैं दोनों। Okay. और इसने बहुत बहुत प्यारी शायरी लिखी आइए है। ना प्लीज, ये तो है ही शायरी सबके नहीं, लिए। एक्चुअली पोइट्री है वो, बहुत प्यारी। आप पोइट्री को उर्दू में शायरी कहते हैं, की बात है। ये थोड़ी लंबी है। आइए ना प्लीज, कोई बात नहीं। यही सही है। अरे आइए ना प्लीज, आइए। जब आपने लिखा है तो आपको पूरा अधिकार है लोगों के सामने दिल खोलकर वो कहने का। प्लीज। नहीं नहीं, अपने तक रखना ही नहीं है। सो बेसिकली ये ना मोहब्बत पे है ना किसी चीज़ पे, दिस इज ऑन अ गर्ल हु फेस्ड लॉट ऑफ लाइक जिस्म चैलेंजेस। यस प्लीज, हाँ ठीक है। जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि किसी की बताई हुई बात हमारे जीवन में कितना असर कर जाती है। हो सकता है कि वो हमें ये बता दे कि ये करना है और ये नहीं करना है। प्लीज कैरी ऑन एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर छवि। छवि। वेरी गुड। वो हाथ जो मेरे जिस्म पे आते हैं, एक दिन भाते अगले दिन रुलाते हैं। तुम्हारे सिवा कोई ना चाहिए मुझे, जैसे वादे तुम जताते थे, फिर क्यों मुझे हर रात तुम रुलाते थे।
मायने ना रखी गई तुमसे मेरी एक आंसू की कीमत, तो किस बात का हक जमाते थे। बरसों पहले के गमों को ताज़ा कर कर हर दिन मुझे एक नई मौत दे जाते थे। रातों में नूर का खिताब देकर दिन में नज़रअंदाज कर जाते थे। फिर क्यों मुझे प्रेम के रोज़ नए गीत सुना जाते थे। अकेले में हाथ पकड़कर भीड़ में तन्हा छोड़ जाते थे। वक्त की जगह बेफिजूल बहाने बना जाते थे। अपने दर्द भरे शब्दों से हमारे रिश्ते की हर कोशिश नाकाम कर जाते थे। फिर भी क्यों साथ निभाने के वादे कर जाते थे। मेरी छोटी सी बातों को तुम बड़ा बनाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डाल जाते थे। हर रोज़ मेरे को नए तरीके से जलील कर जाते थे। सबके सामने मुझे नीचा दिखाकर अकेले पर पलकों पर बिठा जाते थे। फिर क्यों मेरे अस्तित्व पर तुम सवाल उठा जाते थे। ना नज़र आया तुम्हें मेरा प्यार, ना दिखाई तुमने सिर्फ टकरार है। उसके बाद भी लोगों के सामने मुझे गुनहगार ठहरा जाते थे। अच्छा, कुछ मोहब्बत वाली भी है? इनको उसी में इंटरेस्ट है, इनको उसी में इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो छवि ने बात की है ये कई बार हमें सुनने में बहुत अजीब लगती है कि हम क्या सुन रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये झेला होता है। तभी तो शायद अब स्कूलों में हमें बच्चों को छोटी उम्र में ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि गुड टच और बैड टच क्या है। ख़ास तौर से लड़कियों को ही नहीं बल्कि अब छोटे बच्चों को, लड़कों को भी ये सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। तो अगर हम छोटी उम्र से ये सब सीख जाते हैं तो इस तरह की जो कविताएं हैं वो सुनकर हमें ये लगता है कि ये सब वही है जो हमारे समाज में हो रहा है। थैंक यू सो मच सब छवि, आपने थोड़ा सा डार्क सब्जेक्ट था पर आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे से निभाया। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? ओहो, आइए प्लीज। ये शायरी उसके ऊपर है कि उसने कहा कि हमने तुम्हें कभी चाहा नहीं, तो मैंने कहा तूने हमें चाहा होता तो आज ये रात इतनी काली नहीं होती। हाय हाय। आंखें सूजी और दिल में इतनी चोटें नहीं होती। हर रात तेरा इंतजार ना होता, हर रात तुझे भुलाने की नाकाम कोशिशें ना होती। क्या बात है। तेरी तस्वीर देखकर आंखें तुझे देखने के लिए इतना तरसी ना होती। वाह। और एक ये वन साइडेड लव पर है। ये सब वन साइडेड क्यों है भाई? ये मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच रही है मोहब्बतें? ये बीच में क्यों रह जाती हैं? हाँ ये तो है जनजी। यस। लोग कहते हैं दीवानी मुझे मेरी ये तेरे लिए मोहब्बत देखकर, मोहब्बत है तो है। आंखें जब भी बंद करूँ तेरे ख्यालों का इंतजार है तो है। दुनिया कहती है चांद कब सबसे खूबसूरत है, तेरे आगे चांद भी फीका पड़ जाए, सी तेरी मुस्कान का कहर है तो है। मेरे हर अल्फाज में तेरे नाम की गुंजाइश है तो है। जब तू थामे हाथ मेरा उस हर पल में सुकून है तो है। लोग मुझे तेरी दीवानी कहते हैं, ये बात सच है तो है। सच है तो है। क्या बात है। ये एक तरफा कॉन्फिडेंस है तो है तो है। क्या बात है भाई। अब ये बताइए कि वाकई जो यहाँ के बच्चों ने, अभी आप सब लोगों ने ही अपने दिल की बात बताई, ये बाकी सबको अच्छी लगी? लगा कि हाँ दिल से दिल की बात हो रही है? अगर लगी है गर्दन नहीं हिलानी है, जोरदार तालियां बजानी है। जी जनाब। अब ऐसा लग रहा है आपने तो कईयों से कर रखी है मोहब्बत एक तरफा। एक ही बार होता है वो। अच्छा एक ही बार होता है। चलिए। वो सो जाते हैं हमसे बात किए। हाँ ये तो है, खैर ये तो है। शायर तो एक ही बनाता है, चाहे काम का हो चाहे नाकाम हो। जी। वो सो जाते हैं हमसे बात किए बगैर, हमें नींद नहीं आती उन्हें याद किए बगैर। अब शिकायत करें भी तो किससे करें, हमने उन्हें चाहा है उनकी इजाजत के आय हाय भाई, कमाल कर दिया आप तो। विद्यापीठ के बच्चों क्या करोगे तुम लोग यार, तुम तो कमाल ही करोगे। प्लीज प्लीज। ये रात को 3 बजे लिखी थी कल। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब तक कवि सम्मेलनों में जाके मैं कविता सुनाती हूँ, ये पहली बार मैं फंसी हूँ आप सबके बीच में जो मुझे भी कविताएं सुननी पड़ रही हैं। प्लीज कैरी ऑन। तकदीर को जो मंजूर था वो हो गया, जिसको जहाँ होना था वो हो गया। सोचा था सजाएंगे मेहंदी तेरे नाम की, सोचा था सजाएंगे मेहंदी तेरे नाम की, लेकिन जब सोकर उठे तो ये सपना भी उसी के साथ हो गया। क्या बात है भाई, वाह भाई वाह भाई, दिल खुश कर दिया आप सब ने। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग
इतने दिल वाले हैं, क्या बात है। कुछ बहुत सारे तो दिल जले भी दिखे मुझे यहाँ। बताइए मैडम। एक और। एक दिन तू मुझे ढूंढता आएगा, मैं वहाँ नहीं मिली तो क्या मेरी तरह इंतजार कर पाएगा, या चला जाएगा तू और अपनी एक नई दुनिया बनाएगा। जब तू मुझे ढूंढता आएगा, मेरी आंखों का बहा एक एक आंसू का हिसाब कर पाएगा, या तोड़ देगा फिर से मुझे और मेरे बहे आंसू का फिर से मजाक बनाएगा। जब तू मुझे ढूंढता आएगा, क्या मुझे सीने से लगाएगा, या मुझे टूटा देख मुस्कुराएगा। जब तू मुझे ढूंढता आएगा, मैं मिलूंगी वहीं तेरा इंतज़ार करते हुए, क्या तू मेरे लिए फिर से पहले जैसा बन पाएगा। वो कस्में वादे जो भूल गया था तू, वो निभा पाएगा, या फिर तोड़ के एक बार और मेरा दिल दोबारा फिर मुस्कुराएगा। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है भाई। दर्द ज़्यादा है जेनजीज में थोड़ा दर्द आप लोगों में ज़्यादा है। तो मैं तो अब जिस तरह की शायरी मैं करती हूँ, मुझे लगता है वो आप में कॉन्फिडेंस भरे और आपको ये बताए आप लोग बेचारे नहीं हो यार। आप जो नहीं हुआ उससे बेटर आप डिजर्व करते हो, इसलिए नहीं हुआ। तब मेरी 4 पंक्तियाँ। नाशाद कहते हैं दुखी होना, और आबाद आपको पता ही है किसको कहते हैं। तब मैं क्या कहते हैं सुनिएगा। और ये थोड़ा सा जो आप सबने मोहब्बत में धोखे की और एक तरफा शायरी की बात की, अब मेरा जवाब इस पर सुन लो। खुशबू शर्मा कैसे सोचती है। अगर आपको लगे कि ये कॉन्फिडेंस आपके भीतर भी हो तो किसी की मजाली नहीं आपको कोई धोखा दे के चला जाए। तब क्या कहते सुनेगा, जरा हाथ खोल के रखिएगा, तालियां खोल कर रखिएगा, बात अच्छी लगे तो जमकर तालियां बजाना। क्या कहते सुनेगा कि खुद को नाशाद कर दिया मैंने, खुद को नाशाद कर दिया मैंने, दिल को आबाद कर दिया मैंने, तेरी यादों के सब परिंदों को आज आजाद कर दिया मैंने, आज आजाद कर दिया मैंने। और अब चूंकि बहुत सारे नई पीढ़ी यहाँ है, लड़कियाँ भी यहाँ हैं, लड़के भी यहाँ हैं, लेकिन चूंकि मैं एक लड़की हूँ तो लड़की की तरह लिखती हूँ, लेकिन ये नौजवानों के लिए भी है। तब कहते हो सुनेगा, तालियां पूरी पंक्तियों के साथ साथ बजती रहे, मैं एक्शन करती रहूँगी तो तालियां बजानी है। कि है क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे, है क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे, जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे, जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे, समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले, समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। और इतनी सी बात जरूर कहूंगी कि बहुत सारे लोग इस जमाने में हैं जो इल्ज़ाम लगाने बैठे हैं, उंगली उठाने बैठे हैं। जब आप अपने घर से बाहर निकल कर आई होंगी तो बहुत सारे रिश्तेदारों ने उंगली उठाई होगी कि कहाँ पढ़ने भेज दिया आपने, शहर में क्या कॉलेज नहीं थे, यहीं पढ़ा लेते, वहाँ जाके क्या करेगी, क्या गुल खिलाएगी। ये तमाम वो शब्द हैं जो हम अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से अक्सर सुनते हैं, और ख़ास तौर से लड़कियाँ इस चीज़ की आदी होती है। तब क्या कहती हूँ, आज के समाज से मैं अंतिम 4 पंक्तियों में आपको एक संदेश देती हूँ, और लोगों की जो उम्मीद है उन पर ये आईने के तौर पर 4 पंक्तियां लगाती हूं। वो ये कि रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा। सुनेगा कि रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा, एक दूजे की उम्मीदों के सांचे में भी ढलना होगा। औरत हूं तो क्या इस खातिर मैं ही दूंगी अग्नि परीक्षा, मुझ में सीता ढूंढने वाले राम तुझे भी बनना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, लव यू सो मच। और आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्कियां करें, और एक दिन मैं भी गर्व से कहूं कि भाई मैंने भी इन बच्चों का सेशन एक बार लाइव लिया था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।